जनता के उन तमाम सवालों के सीधी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हारून यूसुफ साहब, खाद्य एवं परिवहन मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। इनसे हम तमाम सवालों के जवाब लेंगे और पूछेंगे कि जनता जो सवाल कर रही है उनका जवाब उनके पास किस तरह से है। हारून जी, पहले आपका स्वागत है, नमस्कार। हारून भाई, सबसे पहले जानना चाहेंगे महंगाई के बारे में। दिल्ली में जो इतनी महंगाई हुई है, आपने स्टॉल भी काफ़ी ज़्यादा लगा, लेकिन अभी तक जो है महंगाई काबू नहीं हो पाई, वजह क्या? देखिए, महंगाई एक खाली दिल्ली का या हिंदुस्तान का फिनोमेना नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इन्फ्लेशन की वजह से जो है कीमतें काफ़ी चीज़ों की बढ़ी हैं। जहाँ तक दिल्ली का ताल्लुक है, क्योंकि दिल्ली प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है, चाहे वेजिटेबल्स हों, चाहे दालें हों, चाहे और गेहूँ हो और दूसरी फूड ग्रेन्स हो, ये सारे आइटम्स दिल्ली के अंदर आते हैं क्योंकि हम प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं हैं। दूसरा एक बड़ा कारण दिल्ली में, ख़ास तौर से जो दालों के बारे में मैं कहना चाहूँगा, दिल्ली में जो होलसेलर्स हैं वो एक चेन लंबी हो जाती है। एक सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटे के पास जाएगा, फिर उससे छोटे के पास जाएगा, तब जाके वो जो रिटेलर है उस तक पहुंचता है। तो वो जो होलसेल प्राइजेज़ हैं और रिटेल प्राइजेज़ हैं उसमें कई जगह 30 से 35% का जो है वो बढ़ोतरी हो जाती है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही थी। और यही मार्जिन को देख के हम, जब हमने होलसेल मार्केट्स को रेगुलर में मॉनिटर करते हैं, हमारा मॉनिटरिंग सेल है फूड सिविल सप्लाईज़ का, तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि दिल्ली के अंदर लोगों को जो है वो सस्ती दरों पे दालें मुहैया कराई जाएँ। और उसका जो वाहिद तरीका हमारे पास था उस वक्त उपलब्ध, जो हमारे 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, उन 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर हमने हर एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो एफएसओ ऑफिस होता है, वहाँ पर हमने जो है ये स्टॉल जो है वो लगवाए थे। और उसका पर्पज़ ये था कि लोगों को अच्छी क्वालिटी की दालें कम कीमत में मुहैया कराई जाए, और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन उसमें कुछ कमियां जो रहीं वो ये रहीं कि बहुत सारी जगह एफएसओ ऑफिस इतनी दूर हैं कि लोगों को रिक्शा में या और किसी वाहन का सहारा लेके जाने के लिए उसमें 25 से 30 रुपए ट्रैवलिंग का खर्चा पड़ जाता था, तो वो उसके लिए अनवायबल हो जाता है। इसीलिए अब हमने ये निर्णय लिया है कि जो मदर डेयरीज़ हैं उनके साथ टाई अप किया है। कल जो है सीईओ जो मदर डेयरी के हैं वो भी मीटिंग में आए थे, और तमाम जो होलसेल फूड ग्रेन्स वाले हैं वो आए थे, मिलर्स आए थे, और फूड सप्लाई के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। और ये निर्णय लिया गया कि जो मदर डेयरी है उसको ये तमाम होलसेलर्स जो हैं एक ऐसे दाम पर देंगे जिसके अंदर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा, जो खर्चे होंगे केवल वही वो लगाएंगे, ताकि दिल्ली के लोगों को राहत दे सके। लेकिन दाम की अगर बात करें, लगातार जो है, अगर हम रह की बात करें या फिर चने की दाल पर लगातार ये दामों का जो इजाफा हो रहा है, क्या मदर डेयरी इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है आपके साथ? देखिए, जो जहाँ तक दामों का ताल्लुक है, मदर डेयरी का अपना एक सिस्टम है, उनका एक बोर्ड है, और वो तमाम जो मॉडलिटीज़ हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने बातचीत कर लिया है। और जहाँ तक रेट्स हैं उसके अंदर कोई बदलाव ज़्यादा नहीं आएगा, और लोगों को मार्केट के मुकाबले में बहुत कम कीमत के ऊपर जो है दालें हम उपलब्ध करा पाएंगे। लेकिन सबसे बड़े विधानसभा की बात करेंगे आपके बल्लीमारण की, वहाँ की जनता जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है, खासकर वहाँ की मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली हुई, पानी हुई, वो कहते हैं कि समय पर नहीं है, समस्याएं काफ़ी है, कि गर्मी भी पड़ी है इस बार, इस बात से। देखिए, जहाँ तक बल्लीमारान हलके का ताल्लुक है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ बिजली की जैसे पूरी दिल्ली में किल्लत रही, वहाँ भी रही, लेकिन अगर और विधानसभाओं के मुकाबले में आप देखेंगे तो फिर भी इतनी भीषण गर्मी पड़ने के बावजूद भी वहाँ बिजली काफ़ी समय उपलब्ध रही, और जो कटौती थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी वहाँ पर। मुश्किल से 1-2 घंटे के लिए जो है वो वहाँ रही, क्योंकि हमने अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो ट्रांसफार्मर्स थे, जो अंडर कैपेसिटी थे, वो चेंज कराए, ओवरहेड केबल्स चेंज कराए, जो स्विचेस थे उनको चेंज कराया, ट्रांसफार्मर्स जो कम कैपेसिटी के लगे हुए थे उनको ज़्यादा कैपेसिटी का कराया। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है उसमें कोई ज़्यादा कठिनाई तो नहीं आई है। हाँ, पानी के मामले में ज़रूर मैं कहूँगा, और ख़ास तौर से नबी करीम का मेरे यहाँ एक इलाका है, और उसका कारण ये है कि वहाँ पर जो जिस तरीके से पानी की लाइनों का जाल बिछाया गया
वो बहुत अजीब आधार पे बिछाया गया कि अगर कोई मुझे फेवर करता है तो मैं उसको पानी दूंगा, कोई फेवर नहीं करता है तो उसकी गली में पानी नहीं आएगा। उस पूरे सिस्टम को ओवरऑल ठीक कराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और अभी भी 5-6 जगहों पर हमने नए सीवर लाइन और पानी की लाइनों का इंतज़ाम वहाँ किया है, जिसका काम चल रहा है। इसके अलावा डीप बोरिंग कराई हमने 3-4 जगहों पर नबी करीम में, और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 12 जगह कराई है, ताकि वो पोर्टेबल वाटर जो है, जो पीने के काबिल पानी है, उनकी लाइनें डाल के जीआई पाइप से लोगों तक पहुंचाया जा सके। और ये काफ़ी हद तक कामयाब रहा है, क्योंकि मैंने पिछले साल भी कई जगह डीप बोरिंग्स करा के पानी मुहैया कराया था। जहाँ तक पानी का ताल्लुक़ है, जितनी डिमांड पुरानी दिल्ली की है या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की है, उसके मुकाबले में हमको कुल 60% पानी ही उपलब्ध होता है। और इसी के लिए हमने जल बोर्ड के जो सीईओ हैं, हमारी मुख्यमंत्री हैं, उनको मैंने कहा था, तो जो रिसाइकलिंग प्लांट हैदरपुर में लग रहा है, उससे हमको कुछ एडिशनल पानी दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली गेट पे जो रिजर्वायर, अंडरग्राउंड रिजर्वायर बन रहा है, उसकी सप्लाई जो है वो मटिया महल कॉन्स्टिट्यूंसी और चांदनी चौक में दी जाएगी। और जो हमारा रामलीला ग्राउंड वाला रिजर्वायर है, वो पानी जो है फिर हमारी बल्ली मारान के लिए उपलब्ध होगा। तो मैं समझता हूँ कि उससे लोगों को राहत मिलेगी। एक परेशानी जो बड़ी ख़ास तौर से है वहाँ पर, कि जो आबादी आज से 15-20 साल पहले हुआ करती थी, उस आबादी में तकरीबन 4 गुना से ज़्यादा इजाफा हो गया है। और इसी वजह से लोगों को परेशानियाँ हैं। बहुत सारी जो परेशानी पानी की, जो लोग ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं, वो टेल एंड पे रहते हैं, और मकान बिल्कुल आखिर में होने की वजह से लोगों ने जो मोटर्स लगा रखे हैं पानी खींचने के, वो सारे पानी पहले ही ले जाते हैं। जो आखिर के घर हैं, 5-6-10 घर जो रहते हैं, वहाँ ये समस्या वाकई काफ़ी है, और उसको हम कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से उसको हल कराया जा सके। लगातार ये भी देखा गया है, शुरुआत हमेशा आगाज़ यानी आप करते हैं। जैसे अभी हम बात करें मदर डेयरी की, या बात करें हम 2002 में जब आप पावर मिनिस्ट्री उस समय थी, उस समय प्राइवेटाइजेशन की, यानी बीएसएस से समझौता की, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं जाके जब कंप्लीट होने जाता है, कोई ना कोई बीच में अड़ंगा या कोई कमी रह जाती है, ऐसा भी कुछ है अनवय? देखिए, परफेक्शन कहीं पर भी नहीं है, और आदमी प्रयास करता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, और वो कोशिश करता है जो जिम्मेदारी उसको दी जाए वो बखूबी निभाई जाए। पिछले 9 वर्षों से मैं तकरीबन बहुत सारे मुख्तलिफ़ विभागों को मैंने देखा है, और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि उनको बेहतर ढंग से चलाया जाए, और उसमें हमारे मुख्यमंत्री का सहयोग जो है वो लगातार मिलता रहा है। और हमारी सरकार जो है, उसका सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि हम बजाय आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के, दिल्ली के लोगों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, वो हमने हमेशा प्रयास किया है। तो मैं नहीं, ये तो जजमेंट आप करेंगे कि कितना सफल रहा, कितना असफल रहा। लेकिन अगर सफलता के मापदंड को देखा जाए, तीसरी मर्तबा दिल्ली के लोगों ने इस सरकार को चुनकर भेजा है, तो उनकी बहुत ज़्यादा हमसे उम्मीदें हैं, क्योंकि तीसरी बार जिताने का मतलब है लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, लोगों की उम्मीदें जो हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और हमें उस जिम्मेदारी का एहसास है कि अगर लोगों ने इतना विश्वास हम पे रखा है, और विश्वास रख के तीसरी मर्तबा, जो दिल्ली के अंदर क्या हिंदुस्तान के अंदर एक इतिहास है, क्योंकि हमारी दिल्ली के अंदर एक बार कांग्रेस आती है, एक बार दूसरी पार्टी आती है, तो मैं समझता हूँ कि उस विश्वास को हमारी ये कोशिश होगी कि उसको कायम रखें, और लोगों के लिए जो बेहतर काम कर सकते हैं वो किया जाए। इसमें दो राय नहीं है कि तीसरी बार जनता चुनी, लेकिन अगर बात करें जिसमें पावर मिनिस्टर भी आपके पास रहा, ट्रांसपोर्ट भी रहा और खाद्य आपूर्ति भी रहा, तो तमाम रहे। लेकिन जो 2002 की हम बात करेंगे, जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, तो बीएसईएस और एनएपीएल के साथ समझौता हुआ, उसको लेकर इस समय काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है, क्योंकि शिकायतें, डीईआरसी का रिपोर्ट भी आया था कि हाँ 2006-2007 के बाद से इस साल की जो रिपोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा शिकायतें और काफ़ी ज़्यादा जो बिल्स के प्रॉब्लम है वो लगातार मिलते जा रहे हैं। देखिए, लाइसेंस प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब नहीं है कि उनको हमने लाइसेंस दे दिया कि आप दिल्ली के लोगों के लिए जो कुछ करना चाहो करो। इसीलिए आपने देखा होगा, पीछे मुख्यमंत्री ने बड़े सख्ती से इस बारे में कहा था कि अगर कंपनीज ठीक काम नहीं कर सकती तो हमारे पास विकल्प हैं। और अगर दिल्ली के लोगों के साथ इस तरीके से प्राइवेट कंपनियां किसी भी तरीके से अगर कहीं कमी लाएंगी, तो सरकार कोई खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठेगी।
यानी कहीं न कहीं सख्ती से निपटने के लिए पूरा हमेशा प्राइवेटाइजेशन अगर हुआ है, जो उसकी ये साइड है, उसके अलावा एक दूसरी साइड भी है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अगर आप देखें 93 से 98 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम लोग घरों पे जो जाते थे, चाहे हम कांग्रेस के थे चाहे बीजेपी के विधायक थे, घर पे जाने से पहले 10 बार फ़ोन करते थे कि चक्का जाम तो नहीं हुआ, घर के बाहर गिराव तो नहीं हुआ। उस हालत से ज़रूर हमने निजात पाई है प्राइवेटाइजेशन के बाद। और दिल्ली के अंदर जहां 12 से 18 घंटे लाइट जाया करती थी, आज 2 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे जाती है। अगर आप नज़र डालें गुड़गांव पे, नज़र डालें आप नोएडा पे, जो एक मेगा सिटीज़ बन के उभरे हैं, वहाँ 12-12 घंटे लोगों को लाइट नहीं। और हरियाणा सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी जो हरियाणा के अंदर गुड़गांव और दूसरी जगह हैं वहाँ वो पावर उपलब्ध कराएंगे। और अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने ये वादा किया है कि अगले आने वाले 6 महीने में झज्जर प्लांट जब लग जाएगा तो गुड़गांव की समस्या को हल करेंगे। इसी तरीके से दिल्ली में जहाँ तक पावर प्रोडक्शन की बात है, ये हमारी सरकार थी जिसने प्रगति पावर प्रोजेक्ट लगाया था, गैस बेस्ड जो प्लांट लगा था 330 मेगावाट कैपेसिटी का। और अब हम कॉमनवेल्थ गेम आने तक दिल्ली की जो क्षमता है वो तकरीबन 6000 मेगावाट तक ले जाना चाहते हैं, जिसके अंदर बवाना, बामनौली, झज्जर का प्लांट, दादरी में जो एनटीपीसी का प्लांट लग रहा है, वो इसीलिए रख रहा है कि आने वाले वक्त में जो बिजली की ज़रूरतें हैं वो बढ़ेंगी। आज दिल्ली की जो पीक डिमांड गर्मियों में हुई है वो तकरीबन 5500 मेगावाट से ज़्यादा है। और अगर आप 4 साल पहले देखें तो यही मांग जो थी 2800 मेगावाट की थी। तो जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये बात ज़रूर है कि दिल्ली एक ऐसा शहर बन गया है जिसको कभी बॉम्बे कहा जाता था। आज दिल्ली के अंदर बहुत लोग आके यहाँ अपना कारोबार करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए यहाँ आना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। यानी कहीं न कहीं ये आप कहना चाहते हैं कि जिस हिसाब से लगातार यानी संख्या बढ़ती भी चली जा रही है, जो चार पहले आबादी थी, आबादी बढ़ती जा रही है, उसके तुलना में या यही उसके पैरेलल में ऐसा कोई विकल्प नहीं तैयार कर पाया है दिल्ली सरकार कि कोई इंतज़ाम इसके बेहतर किया जा सके और जो मूलभूत सुविधाएं हैं दिल्ली वासियों के लिए वो पूरी की जाए। कि हम लोग जो लोगों की समस्याएं हैं उनके लिए हमेशा वचनबद्ध हैं और लोगों ने हमको चुनकर भेजा है। मैंने आपको उदाहरण दिया कि ये तो इतिहास है, मैं नहीं कह रहा हूँ जी। ये अगर दिल्ली के लोग भी अपने दिल पर हाथ रख के कहेंगे तो वो इस बात को स्वीकार करेंगे। आज जो लोग दिल्ली में 6-7 साल के बाद लौट कर आते हैं यहाँ, हमारे भी बहुत सारे मिलने वाले, आपके भी होंगे और लोगों के होंगे, वो इस बात को देख कर हैरान हो जाते हैं कि दिल्ली में जिस तरह का विकास हुआ है वो किसी शहर में इतनी तेज़ी से नहीं हुआ है। क्या लगता है कॉमनवेल्थ गेम तक जो चैलेंजिंग अभी है, अभी प्लानिंग कमीशन में बीच में बैठक भी हुई थी, तो क्या लगता है कि काम जो है अभी तक कंप्लीट हो पाएगा जो अभी हालात हैं? उसका रिव्यू मुख्यमंत्री जी बराबर कर रही हैं, भारत सरकार बराबर कर रही है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कर रही है, प्राइम मिनिस्टर खुद उसको नज़र रखे हुए हैं। तो मैं नहीं समझता किसी तरह की कोताही कॉमनवेल्थ गेम में होगी, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम केवल दिल्ली के लिए नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ आएंगे। और जैसे एशियड 82 हुआ था, जिसमें आपको याद होगा राजीव जी ने उसकी कमान संभाली थी, और राजीव जी ने किस तरीके से तमाम स्टेडियम्स को और तमाम चीज़ों को टाइम पर कंप्लीट करवाया था, वो भी एक ऐतिहासिक काम कांग्रेस की सरकार में ही हुआ था। एक काम शुरू करने से पहले आपको 7 विभागों में भागना पड़ता है। हालांकि भारत सरकार उसके अंदर पूरी तरीके से इंश्योर कर रही है कि इस तरह के जो बॉटलनेक्स हैं उनको हम दूर करें। उसके बावजूद भी प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर कई जगह देरी हो जाती है, लेकिन उस देरी के कारण प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा ऐसा मेरा मानना नहीं है। हर हिंदुस्तानी के लिए एक चैलेंज है कि एक इतना बड़ा इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट दिल्ली में होने जा रहा है और पूरी दुनिया से, विश्व से लोग आएंगे, तो हमारी ये कोशिश होगी तमाम चीज़ें जो हैं बेहतर तरीके से और मुकम्मल तरीके से हों। हम कितनी उनको सॉल्व कर पाते हैं इसका भी आकलन हमको कभी करना चाहिए। और जो जहाँ तक दिल्ली की समस्याओं के बारे में मैंने आपसे कहा कि हमारी नियत में और हमारे कहने में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। हम चाहते हैं कि तमाम चीज़ें हों। हम चाहते हैं दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिले,
24 घंटे पानी मिले, उसके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऑलरेडी। आज जिस मकाम पर हम पहुँचे हैं कि दिल्ली में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ आधे घंटे के लिए भी लाइट नहीं गई, लेकिन उसको कोई कोट नहीं करता कि वो इतनी सारी कॉलोनीज हैं जहाँ लाइट ही नहीं जाती है। तो कमियां हैं, लेकिन कमियों को दूर करने का प्रयास हम लगातार कर रहे हैं और उसके परिणाम भी आए। ऐसा नहीं है कि खाली हम कहें कि हमने बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की, उसके नताइज भी देखने को मिले। आज दिल्ली के अंदर आप फ्लाईओवर्स देखिए, आज ट्रांसपोर्ट का एक नया सिस्टम आप देखिए, किस तरीके से ग्रीन बसेस और एयर कंडीशन बसेस चल रही हैं, किस तरीके से मेट्रो एक बड़ा लोड जो प्राइवेट व्हीकल्स का है वो अपने ऊपर ले रही है। रेडियो टैक्सी जो एक सपना था कि आप टेलीफोन करो आपके दरवाजे पे गाड़ी खड़ी होगी, ये सब चीज़ें धीरे धीरे हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बाकी काम बचे हैं उनको भी हम पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ करेंगे। मेट्रो की बात कर रहे हैं आप, मेट्रो तो यहाँ आया लेकिन हादसे भी इस साल या पिछले साल काफ़ी हुए, तो कहीं ना कहीं जल्दीबाजी का दौर कहें इसे या फिर? मैं इस पे कोई ज़्यादा कमेंट करना, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स का सब्जेक्ट है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा जहाँ इतना बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे, जो हादसा हुआ वो बड़ा मैं समझता हूँ दुखदायक था, सभी के लिए था, और ख़ास तौर से इसलिए कि जितनी एक्सपेक्टेशंस हमने डीएमआरसी से बांध ली हैं, जितना हम दायरा अपने दिमाग का वसी कर लिया है कि ऐसा लगता है कि मेट्रो कोई दुनिया में गलती कर ही नहीं सकती, तो ये ह्यूमन एरर कभी हो जाती है। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं ह्यूमन एरर होने के बाद खामोश हो जाए। उस पर आपने देखा होगा श्रीधरन जी स्वयं और पूरी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट और भारत सरकार उसको किस गंभीरता के साथ लिया है। तो ऐसा नहीं है कि जो काम हुए हैं उनको हम नकार दें और जो एक बुरा पैच सामने आया है उसको हम आगे करें। तो हमको अपनी कामयाबियों की तरफ भी देखना चाहिए और जो हमारी कमियां हैं उनकी ओर भी हमको देखना चाहिए। तो ये काम हमारी सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से कर रही है कि हम अपनी कमियों पे भी नज़र रखते हैं और जो हम बेहतर करना चाहते हैं उसको देखकर हमको संतुष्टि भी होती है, इत्मीनान भी होता है कि जो हमने सोचा था वो हम कर पाए कुछ। यानी कहीं ना कहीं ये आपको भी ये लगता है कि 10 सालों में जो हमने कहा था वो हमने पूरा किया, या जो हमने प्रोमिसेस इलेक्शन से पहले किया था? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा जो कुछ हमने कहा था उसमें ज़्यादातर बातें हमने पूरी की। आज दिल्ली के अंदर जो लाडली स्कीम है, जो गर्ल जो लड़कियां हैं, बच्चियों को पढ़ाने के लिए, आपको याद होगा कि किस तरीके से भ्रूण हत्याओं के केसेस सामने आ रहे थे। और आज आपको जानकर खुशी होगी दिल्ली के अंदर 1004 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। ये इस तरह की पॉलिसीज़ का ही नतीजा है। नहीं तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर मेल और फीमेल रेशो जो है बड़ी ये डगमगा गई है। 800, 850, 900 के करीब महिलाएं और 1000 पुरुष हैं। इसी तरह जो बुज़ुर्ग हैं दिल्ली में, तकरीबन 3.5 लाख लोगों को 1000 रुपये महीना जो है वो पेंशन मिलती है। और बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि कभी कभी बदलते समाज, बदलती हमारी जो वैल्यूज़ हैं, उनकी वजह से लोग अपने माँ बाप पे ध्यान नहीं दे पाते। आप रोज़ अखबार में पढ़ते हैं कि किसी ने अपने बाप को निकाल दिया, किसी ने माँ को निकाल दिया। तो वो ऐसे वक्त में इस तरह की स्कीम एक बहुत बड़ा सहारा है ऐसे लोगों के लिए। और वो मैंने स्वयं इस चुनाव में देखा, असेंबली के चुनाव में, कि उसका क्या असर था कि अगर मियाँ बीवी दोनों बुज़ुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के हैं, तो 2000 रुपये माहवार उनको मिलता है, जिससे कम से कम वो भूखे नहीं मर सकते, खाना उनको मिलेगा। सेंट्रल से आया था कि हर इंस्टीट्यूटों में हम करवाएंगे, तो क्या कुछ अभी तक आपकी तरफ से कुछ उस पर अमेंडमेंट हो रहा है? फूड फॉर सिक्योरिटी की बात भारत सरकार ने कही है और उसके ऊपर बाकायदगी के साथ बड़े लेवल पे और उच्च अधिकारी और तमाम जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, और ख़ास तौर से हमारी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी, उस पर नज़र रखे हुए हैं कि किस तरीके से आम आदमी को, गरीब आदमी को हम राहत दे पाएँ। लेकिन जो सूचना हमारे पास उस पर ये है कि फाइलें यहाँ तक आ चुकी हैं, लेकिन फाइलों को भी अमेंडमेंट नहीं कर पा रही है सरकार। कहीं ना कहीं प्रेशर है कुछ और कामों का, या फिर फाइलें तो मैंने देखी है ना मैंने पढ़ी हैं। ये भारत सरकार जो है उसके ऊपर बड़ी गंभीरता से देख रही है। और जैसा मैंने कहा कि जो हमारे कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और हमारी अध्यक्षा हैं सोनिया जी, वो ख़ास तौर से
इन चीज़ों के ऊपर अपनी नज़र टिकाए हुए हैं कि आम आदमी से मुतालिक जो भी कार्यक्रम हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होना चाहिए, इफ़ेक्टिव तरीके से होना चाहिए। और ख़ाली इम्प्लीमेंटेशन ही काफ़ी नहीं है, उसकी मॉनिटरिंग लगातार होनी चाहिए कि उसके अचीवमेंट्स क्या है। क्या लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता अब धीरे धीरे राहत की सांस लेगी, महंगाई हो या फिर देखिए, मैं तो दिल्ली की जनता जो महसूस करती होगी वो एक्सप्रेस करती है, और अगर एक्सप्रेस करने का पैमाना प्रजातंत्र के अंदर वोट के ज़रिए होता है, और जिस तरीके से लोगों ने तीसरी मर्तबा वोट दिया है हमको, तो मैं समझता हूँ किसी हद तक उनके अंदर ये ज़रूर संतुष्ट हैं वो कि ये सरकार जो कहती है वो करती है। कुछ लोगों की शिकायत ये भी कि जिस हिसाब से हमने चुना वो चुनने का नज़रिया शायद फीका पड़ गया, क्योंकि जो उम्मीदें लगाए रखी थी वो उम्मीदों पे खरे नहीं हुए। तो 6 महीने भी नहीं, 8 महीने हुए हैं, और उसमें 3 महीने निकल गए लोकसभा चुनाव के, क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई थी।